जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी पहली बार छत पे आके आसपास की तबाही के बारे में ही देख रहा था, जिसे देख के वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत परेशान हो गया था। तो ठान लेता है कि एक दो दिन के अंदर ही वो बेसबॉल की टीम को उसके पेरेंट्स के रेस्क्यू के लिए भेजेगा, जिसके लिए उसे सबका भरोसा चाहिए होगा। पर होयनवादी बियर वुमेन इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करती, इसीलिए एमसी एक क्वेस्ट जारी करता है जिसमें वो अपने बेटे को रिवाइव कर सकती है 24 घंटे के लिए। तो अब आर्चर, दाजुन और होयनवा की टीम मिलकर जमकर मॉन्स्टर की हंटिंग कर रहे हैं और हंटिंग करते करते इन लोगों का सामना हो चुका है एक बहुत ही पावरफुल हथियारों से लैस आर्मर्ड और कैप्टन से। इसकी शकल ही देख के तीनों बहुत घबरा जाते हैं। बियर वुमेन सीधा दाजुन के आगे जाती है क्योंकि दाजुन तो बस एक हीलर है, उसके पास कोई फाइटिंग की एबिलिटी है ही नहीं। इस और कैप्टन का साइज ही इतना ज्यादा है कि इन तीनों को अपना सर उठा के ऊपर देखना पड़ रहा था। तो अभी तीनों ही बात करने लग जाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तभी होयनवा कहती है कि हमारे पास भागने का कोई चांस ही नहीं है, अगर हम लोग भागने के चलेंगे तो एक ना एक तो हम में से जरूर मारा जाएगा। ना सिर्फ इस और का साइज बड़ा है बल्कि इसका हथियार भी खतरनाक लग रहा है। वो पीछे से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और अपने बियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहती है कि दाजुन मुझे पीछे से बैकअप देना। और ये बाकी दोनों का जवाब सुने बिना ही सीधा इस और कैप्टन के सामने ट्रांसफॉर्म होकर खड़ी हो चुकी थी और एकदम से उसके ऊपर रश भी कर देती है। पीछे से आर्चर और दाजुन होयनवा का नाम चिल्लाते हैं, पर अब होयनवा तो मैदान में कूद चुकी थी। अब ये होयनवा इसकी तरफ देखते हुए जोरदार दहाड़ लगाती है, तो ये और कैप्टन भी इसकी तरफ देखते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाता है। अब दोनों ही एक दूसरे को अपना अपोनेंट मान चुके थे। सबसे पहले ये और कैप्टन अपना हथियार घुमा के होयनवा के ऊपर हमला करता है, पर होयनवा इतने बड़े साइज होने के बावजूद उसे डॉज कर जाती है। योनवा ने ना सिर्फ हमले को डॉज किया था बल्कि उसने अपने पंजे से और कैप्टन के ऊपर हमला भी कर दिया था, पर और कैप्टन भी अपने हथियार से उसको ब्लॉक करता है। और हमें दिखाते हैं योनवा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो तो इस और कैप्टन को हमला करने का मौका भी नहीं दे रही थी। पर इसी हमले के बीच आर्चर ने भी अपने बो एंड एरो को तैयार कर लिया है। वो फोकस करती हुए अपना निशाना लगाती है, अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और एक बहुत ही पावरफुल एरो सीधे ही इस और कैप्टन की तरफ थ्रो कर देती है। पर भले ही ये कैप्टन योनवा से फाइट कर रहा है पर इसके सेंसेस अब भी बहुत तेज है। वो अपने हथियार से सीधा इस एरो को डिफ्लेक्ट ही कर देता है और वो इरिटेशन में आर्चर की तरफ एक दहाड़ लगाता है, पर इससे हमारी योनवा को एक मौका मिल गया था। वो दहाड़ते हुए सीधे ही इसके ऊपर रश कर देती है। वो अपना इतना जायंट भारी शरीर लेके सीधे इस और कैप्टन के ऊपर ही जाके कूद जाती है और बस होना क्या था, अब ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और कैप्टन नीचे और योनवा ऊपर। इससे पहले ही और कैप्टन कुछ रिएक्ट भी कर पाता, योनवा सीधे ही उसके मुंह के सामने एक जोरदार दहाड़ लगाती है और हमें फिर खून खराबाई दिखाया जाता है। फिर हमें किसी जायंट भालू के मुंह से खून टपकते हुए दिखाया जाता है और इसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत थक गया है और बहुत हाफ रहा है। तभी एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक लेवल 28 के और कैप्टन को मारा है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और 7,32,63,099 वॉन तुम्हारे अल्टीमेट 13 के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि सिटीजन होयनजो दी बियर वुमेन ने जियानपो स्टेशन के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। कुछ कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, तुम्हारे कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्स की लिस्ट में आउटपोस्ट को ऐड कर दिया गया है। सिंपल बोले तो अभी तो हमसे के पास कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में सिर्फ तीन ही चीजें थी, एक स्टोर था, एक जिम था, एक सोलर सिस्टम था और अभी आउटपोस्ट भी ऐड हुआ है। फिर हमें आउटपोस्ट का स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं जो कि देखने में सच में बहुत ज्यादा धांसू लग रहा था। फिर हमें इस आउटपोस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। इससे एमसी की अल्टीमेट सर्टेन डोमेन के बाहर एक सेफ जोन क्रिएट हो जाएगा। एक बार ये एक्टिवेट होने के बाद जैसा अल्टीमेट सर्टेन एरिया में होता है वैसा ही इन्फ्लुएंस होगा, मतलब कि कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर वहां पर नहीं आ पाएंगे। हाँ, पर ये तभी एक्टिवेट रहेगा जब एक नाइट या उससे हायर टाइटल वाला पर्सन इसके अंदर रहेगा। और अगर कोई ऐसा एंटिटी जिसे यहाँ आने की ऑथराइजेशन नहीं है, परमिशन नहीं है, वो अगर यहाँ पर घुस आता है और यहाँ एक दिन से ज्यादा के लिए कब्जा कर लेता है तो ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इस आउटपोस्ट की कीमत है 1.3 बिलियन वॉन। हाँ, 1.3 बिलियन वॉन। भाई आउटपोस्ट नहीं, सोना चांदी से भी ज्यादा भारी हो रखा है ये तो। और इसे देखिए किम जियोन भी बहुत हैरान हो गया था, उसके भी चेहरे से पसीना आने लगते हैं। फिर वो एक किलर सी स्मेल लेता है और वो कहता है 1.3 बिलियन वॉन। अब जबकि हमने यहाँ के सारे ऑर्क्स को खत्म कर ही दिया है और अपने अकाउंट में बैलेंस भी अच्छा खासा है, तो इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट रहेगा। एमसी से बनाने के लिए हाँ करता है। तभी इसके ऊपर एक और नोटिफिकेशन आती है कि इस फैकल्टी को बनाने के लिए हमें 7 दिनों के लिए 3 सिटीजन्स की जरूरत पड़ेगी जिनके पास नाइट या उससे हाई लेवल का टाइटल है। तो क्या तुम सच में इसको बिल्ड करना चाहते हो, हाँ या ना? ये कंडीशन सुन के तो एमसी तुरंत रुक जाता है और वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचता है कि वेट अ सेकेंड, तो क्या इसका मतलब बियर वुमेन, दाजुन और बेसबॉल, क्या मुझे इन तीनों को ही एक हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन में छोड़ना पड़ेगा? इससे तो उसको पसीने आने लगते हैं। वो सोचने लगता है क्या यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे समय के वेस्ट का है। पूरा एक हफ्ता नहीं, मैं इस एक हफ्ते को बर्बाद नहीं कर सकता। और इसके अलावा यहाँ के सिटीजन्स और हार्डोंगियन मतलब बेसबॉल की पार्टी की मदद से जंगपो स्टेशन के आसपास के ज्यादातर मॉन्स्टर तो सब मारे जा चुके हैं। बिल्कुल ये एरिया क्लियर्ड है। अब जबकि यहाँ कोई मॉन्स्टर है ही नहीं तो यहाँ
आउटपोस्ट बनाने की कोई असली जरूरत नहीं है। फिर किम सिस्टम पर क्लिक करते हुए कहता है कि मैं इसे अभी के लिए तो नहीं बनाऊंगा, पर फिर भी ये उतनी भी बुरी चीज नहीं थी, ये उतनी भी बुरी चीज नहीं है, पर फिर भी काश मैं इसे अपने घर पे बना पाता। अगर ऐसा हो पाता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं एटलीस्ट मुझे अच्छा रिवॉर्ड तो मिला। फिर वो अपने पुराने परिवार को याद करते हुए कहता है कि अगर ऐसा हो पाता तो मैं अपने सेफेस्ट एरिया से अपनी फैमिली को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाता। फिर वो थोड़ी गहरी सोच में खो जाता है और वो अपनी खिड़की पे हाथ रखते हुए कहता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को यहाँ पर लाना उतना भी आसान नहीं होगा। फिर वो सब कुछ भूल भाल के बस ये आशा करता है कि प्लीज बस जिंदा रहना। अभी की सिचुएशंस देखने से यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स तो क्लियर हो चुके हैं, तो फिर मैं कल बेसबॉल की टीम को अपने मेन घर पे भेजूंगा। फिर हमें उसी स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर और कैप्टन और बियर वुमेन की लड़ाई हुई थी। यहीं पर ही अपना मून आता है और वो कहता है वाओ। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं और वो एकदम से कुछ सामने देख के बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है ये तो पागलपंती है। और सामने देखने से हमें पता चल रहा है कि उस और कैप्टन की बॉडी से कोई कुछ तो कर रहा है, उसकी बॉडी से बहुत खून निकल रहा है और हमें दिखाते हैं कि बियर वुमेन उस और कैप्टन की बॉडी को चीर फाड़ के रख दे रही थी। और ये मून मन में सोचता है एक इंसान एक और की बॉडी को ऐसे कैसे तोड़ फाड़ के रख सकता है बस अपने हाथों से। शायद ये कोई इंसान नहीं है। वेल ये तो ऑब्वियस है, ये तो पहले भी स्ट्रांग थी बिना किम जोन की ब्लेसिंग के, पर अब किम जोन की ब्लेसिंग के बाद तो ये। मगर किम जोन ने इसे मनाया कैसे? पहले तो ये बिल्कुल ही गॉब्लिन्स को मारने के लिए पागल रहती थी। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं ये गॉब्लिन्स को मारने के लिए ऑब्सेस्ड इसीलिए रहती थी क्योंकि गॉब्लिन्स ने ही इसके बच्चे को मारा था। यहाँ पर मून सोचता है शायद अब होयनजो ने एक नई एबिलिटी भी अवेकन कर ली होगी, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है एक और क्वेस्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव है वापस आना है 1 घंटे के अंदर अंदर और इसकी कोई पेनल्टी नहीं है, इसका रिवॉर्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस पॉइंट है। तभी मून के पीछे से बेसबॉल की टीम आती है और वो मून को आवाज लगाती है तो मून भी पीछे मुड़ता है। बेसबॉल कहता है चलो वापस चलते हैं, तो मून भी कहता है हाँ ठीक है। फिर वो पीछे मुड़ के वहां पे एक सीटी हो जाता है, तभी आसमान के अंदर से हमें एक कौवे को इसी की तरफ तेजी से उड़ते हुए दिखाया जाता है। और जैसे ही कौवा मून के पास आता है तो मून भी अपना हाथ आए करके खड़ा हो जाता है और कौवा काव काव करते हुए सीधे उसके हाथ पे आके बैठ जाता है। और यहाँ स्माइल से मून भी इसी की तरफ देख रहा था और मून इसे बड़े प्यार से सहलाते हुए कहता है गुड बॉय ब्लैकी, अच्छा काम किया तुमने। ये कौवे से लाड़ प्यार कर ही रहा था, तभी यहाँ पर बेसबॉल आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है मून क्या तुम आगे का रास्ता स्काउट कर सकते हो? तो मून भी कहता है यस सीनियर। ओह तो बेसबॉल इसका सीनियर है। फिर ये कौवे को सहलाते हुए कहता है कि बाहर अपना ध्यान रखना। तभी इस कौवे की आंखों में कुछ तो होने लगता है, इसकी आंखें रोल करती हैं और एकदम से मून अपने हाथ को आगे करता है और ये कौवे जेट की स्पीड से यहाँ से बाहर निकलने लगता है और ये इस गली से स्टेशन से बाहर निकल के आसपास के सारे एरिया में घूमने लगता है, गोल गोल चक्कर काटने लगता है। फिर ये एक स्टेबल ऊंचाई पे जाके आसपास घूमने लगता है और आसपास का शहर देखने लगता है और हमें दिखाते हैं यहाँ मून भी इसकी आंखों से सब कुछ पूरे शहर को देख पा रहा था। वो आसपास सारी गलियों में देखते हुए ये सुनिश्चित करता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर ना हो। फिर वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद अपने पीछे मुड़ के बेसबॉल से कहता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक हम अभी निकल सकते हैं। तो बेसबॉल भी इसको थैंक यू बोल के पीछे मुड़ता है और अपनी टीम से कहता है कि चलो हम अभी निकलते हैं। तो अब बेसबॉल अपनी पूरी पलटन लेके अपने घर मतलब अपने एमसी के अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाने लगता है और अब जाते जाते पीछे यहाँ पर इनके एक चूहा गुजर रहा था जिससे अपना मून भी नोटिस करता है। वो पीछे मुड़ता है और कहता है क्या यहाँ पर क्या था, एक चूहा? वैसे रेलवे लाइन पे कोई चूहा होना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से क्लीन रहता है, यहाँ पर कोई कचरा वचरा तो है नहीं खाने के लिए, तो ये चूहे आ कहाँ से रहे हैं? फिर वो जाके सुए सिस्टम पे जाके कुछ चेक करने लगता है। वो उसी गटर पे हाथ फेर फेर के यहाँ पे नीचे झांक के देखने लगता है कि कहीं इन चूहों की कोई कॉलोनी वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर वो चिंता कर रहा था कि क्या ये चूहे भी कुछ मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, पर 2 मिनट तक इस गटर में आसपास देखने के बावजूद इसे कुछ नहीं मिलता। तो वो खड़ा होकर आसपास देखने लगता है, उसे वहां पर पीछे एक चूहा ही दिखता है, पर वो कुछ कहता नहीं उसको और वहीं पे जाने लगता है पीछे। और हमें दिखाते हैं ये चूहा अंधेरे में अभी भी इन्हीं लोगों को ही घूरे जा रहा है और इनके जाने के बाद ये अंधेरे से बाहर निकलता है, छलांगे मार मार के कहीं और भागने लगता है। ये एक जगह रुक के अपनी जमीन पे ग्रिप बनाता है और एकदम से एक जोरदार छलांग लगाता है और ये उसने गटर की तरफ ही छलांग लगाई थी। ये वहीं पे कूदता है, एक जगह पे रुकता है और कुछ ये अपनी लाल लाल आंखों के साथ कुछ तो ढूंढ रहा था। वो इसी स्टेशन के ऊपर बोर्ड की तरफ देखता है और फिर वो एक नॉर्मल से प्यारे से चूहे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब ये क्या ढूंढ रहा है, ये कहाँ जाना चाह रहा है, इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इसका चैप्टर 2 दिन पहले ही आ चुका था और मैं अब जाके इसको डाल रहा हूँ और अपनी सैड ऑब्सेशन वाली सीरीज के भी कुछ चैप्टर पहले आ चुके हैं और मैंने अभी तक उनको भी अपलोड नहीं किया है। पर तुम लोग चिंता मत करो, अभी तो गर्मी की वजह से इसको रिकॉर्ड
करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और रही बात शैडो सेशन वाली सीरीज की, उसके सारे चैप्टर में एक हफ्ते के अंदर अंदर ही कवर कर दूंगा। और मैं जल्दी एक नई सीरीज को लाने वाला हूँ जो कि तुम लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद आने वाली है। तो अब तुम लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चैनल को सपोर्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जो सीरीज मैं अब लाने वाला हूँ वो अभी की ये वाली सीरीज और शैडो सेशन वाली सीरीज से भी और भी ज्यादा मस्त है। तो अब मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करो और हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए